मेरे प्रिय छात्र, ये केमिस्ट्री के पाठ 3 धातु एवं अधातु का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। टारगेट बैच में लेते हुए इसमें जो प्रश्न दिया गया है आप लोग को उसको रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को याद रहे और एग्ज़ाम में लिख सके। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद कीजिएगा। तो इसमें से धातु और धातु से पहला प्रश्न लिए हैं, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम फिर ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। प्रत्येक बुक का ऑब्जेक्टिव एक सौ ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे, इसका रिवीजन, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से तैयार हो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है क्या, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है? तो सोडियम जो होता है ना, सोडियम के साथ सोडियम, पोटेशियम और लिथियम होता है। ये तीनों प्रतिक्रियाशील होता है, यानी तुरंत अभिक्रिया किसी से कर लेता है और अत्यधिक ज्वलनशील होता है। जब यह प्रतिक्रियाशील धातु में हवा के संपर्क में आती है तो वाष्प कर लेती है, इसलिए इन्हें केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। यानी सोडियम के साथ और दो इसमें लगा दिए हैं। अगर आप लोग की आवश्यकता हो तो लिख दीजिएगा, नहीं तो ये दोनों को हटा दीजिएगा, सिर्फ सोडियम का ही उपयोग कीजिएगा। प्रकृति में सोडियम अधिक प्रतिक्रियाशील धातु, अत्यधिक ज्वलनशील है। जब ये प्रतिक्रियाशील धातु हवा के संपर्क में आती है तो वाष्प कर लेती है, इसलिए इन्हें केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है क्या, जिंक को आयरन, ये सल्फेट हो गया, ये सल्फेट होता, सल्फेट, आयरन सल्फेट। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? तो जिंक जो है ना, आयरन को विस्थापित कर देता है। जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो जिंक आयरन सल्फेट में मौजूद आयरन को विस्थापित कर देता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह लिखा जाता है, जिंक गया और इसको भगा दिया, अब लागे तुम जाओ अलग, और ये बन गया जिंक सल्फेट, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 3 है क्या, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? जो आयनिक यौगिक होता है उसका गलनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्योंकि इसमें विपरीत आवेशित आयनों के बीच मजबूत आकर्षक बल होता है। यानी गलनांक उच्च इसलिए होता है, इसका गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि इसका जो आयनों के बीच जो आवेशित आयन होता है, दोनों के बीच में आकर्षण बल अत्यधिक मजबूत होता है, इसलिए इसका गलनांक उच्च होता है। सोडियम ऑक्साइड, अगला क्वेश्चन है क्या, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखे। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए हम, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर विन्यास नहीं पूछता है, बिंदु संरचना बोलता है। तो सोडियम 11 है, तो जैसे हम एक ऐसे खींचेंगे सोडियम 11, तो पहला हम आता है कितना, 2 गो आता है, ठीक है। उसके बाद 8 गो आता है, 8 हम भर देंगे, 4 5 6 7 8 भर देंगे, 8 10 और एक लास्ट देंगे 11। इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन बना देंगे, पहला में 2, एक यहाँ एक यहाँ 2, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, इस पर सब पर खींच देंगे, ठीक है, 6 को लिख देंगे, ठीक है। अब बना देंगे किसका, मैग्नीशियम का, 12 होता है, तो 1 2 गो हो गया, 8 गो हो गया, इसमें 8 गो, 10, इसमें 2 गो, इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, ठीक है। अब निम्नलिखित पदों को परिभाषित करना है, खनिज को, अयस्क को और यौगिक को, ठीक है। तो वे तत्व
या यौगिक जो प्रकृति रूप से पृथ्वी के ऊपरी स्तर पर पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? खनिज। खनिज कार्बनिक नहीं होता है, इसमें रसायनों का एक विशिष्ट मिश्रण और क्रिस्टल जैसी संरचना होती है। जो हम खनिज खोजें, अब खनिज के अंदर देखिए क्या होता है। खनिजों में कई उपयोगी धातुएं अत्यधिक मात्रा में होती है। जो खनिज हम खोज के लाए उसमें अधिक मात्रा में धातु होती है, उन्हें आसानी से निकाला जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अब देखिए, ये जो अयस्क निकाला गया है, इस अयस्क में बहुत प्रकार के रेत, मिट्टी, चट्टानी पदार्थ सब मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो उसे अवांछनीय पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ, जो पृथ्वी पर मिला उसको बोलते हैं खनिज। उस खनिज में धातुएं होती है, उसको बोलते हैं अयस्क। उस अयस्क में कुछ अवांछनीय पदार्थ होते हैं, उसको बोलते हैं क्या? गैंग। ठीक है, अब 6 नंबर प्रश्न है, इसमें है क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? तो पहले से ही हम लोग को मालूम है, उभयधर्मी का मतलब होता है वह दोनों तरफ काम करता होगा। ठीक है, यानी उभयधर्मी जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और पानी बनाता है। तो यहाँ पर देखिए, अम्ल और क्षार यानी वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और पानी बनाता है, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जब उदाहरण के लिए पूछा जाए तो ये जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं ना, वह अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। जैसे है जिंक, एल्युमिनियम, कांच, टिन, यानी सभी का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। कांच का क्या होता है? कांच का पीवी शीशा होता है। ठीक है, टिन ऑक्साइड यानी एसन होता है, टिन का एसन होता है। ठीक है, ये सभी के ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। तो हम एग्जाम्पल में बहुत सारा क्वेश्चन ले लिए हैं, एक दो छोड़ करके। ठीक है, अब अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है क्या कि लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए ये तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक है ग्रीस लगा करके, ग्रीस लेपन करके, और एक है क्या? यशद लेपन करके। ठीक है, यानी यशद लेपन में जिंक का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, क्रोमियम लेपन करना, एनोडीकरण करना, धातु के मिश्र धातु बनाना। यानी कहने का मतलब हुआ, जंग से बचाने के यहाँ कहता है 2 ही तरीके। हम कितना लिखें तरीके? ग्रीस लगाना, यशद लेपन करना, क्रोमियम लेपन करना, एनोडीकरण करना और धातु के मिश्र धातु बनाना। ये सब क्या है? ये सब है क्या? ये सब करने से लोहे में जंग नहीं लगती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है क्या? ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातु कैसा ऑक्साइड बनाती है? तो वहाँ पर तो था धातु जो हाइड्रोजन की गैस मुक्त करती है धातु के साथ मिल करके। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के अधातु क्या बनाती है? जो अधातु होता है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं 2 तरह के ऑक्साइड बनाती है। एक अम्लीय ऑक्साइड बनाती है और एक उदासीन ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे? एग्ज़ाम में लिखेंगे क्या, क्योंकि वहाँ पर में हमको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है, तो वहाँ पर लिखेंगे, उत्तर दे करके लिखेंगे, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं निम्न ऑक्साइड बनाती है। बस 1 नंबर नीचे लिखेंगे, 1 नंबर लिखेंगे कि अम्लीय ऑक्साइड और 2 नंबर लिखेंगे उदासीन ऑक्साइड। तो ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है क्या कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु का विभेद कीजिए। यानी रासायनिक गुण के आधार पर में धातु और अधातु में क्या करना है? विभेद, अलग अलग, यानी अंतर निकालना है। इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि धातु और अधातु में अंतर निकालना है। और कौन सा गुणधर्म से? रासायनिक गुणधर्म से। ठीक है, तो धातु के रासायनिक गुणधर्म,
यानी धातु के गुण क्या होता है। रासायनिक का मतलब होता है क्या, एक होता है भौतिक, एक होता है रासायनिक। भौतिक का मतलब हो गया क्या, वो अपने आप हो जाता है। रासायनिक का मतलब होता है क्या, किसी के द्वारा क्रिया करके हम रासायनिक बनाते हैं। ठीक है, जैसे धातु रासायनिक गुण, धातु क्षार ऑक्साइड बनाती है। धातु क्या बनाती है, क्षार ऑक्साइड, यानी धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है ना तो धातु ऑक्साइड हो जाती है और वह क्षारीय बन जाती है। धातु अपचायक होती है। धातु जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। तो ये हो गया क्या, धातुओं का रासायनिक गुणधर्म। तो 3 वो लिखे। और धातु के लिखते हैं रासायनिक। और धातुएं अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। अभी जस्ट पीछे पड़े हैं ऊपर में, क्या बनाती है ही, अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती है। और धातु उपचायक होती है, यह है अपचायक, ये क्या है, उपचायक होती है। और धातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है, यानी अधातुएं जल हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। अधातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। अब अगला प्रश्न है क्या इसमें, ये तो हो गया धातु और अधातु में अंतर किस प्रक्रिया द्वारा, रासायनिक गुणधर्म के द्वारा। अब अगला प्रश्न है क्या, इसका अंतिम प्रश्न है क्या, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है कि इसमें कहा जा रहा है क्या, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है। गर्म समझते हैं ना, जैसे गीजर बनाते हैं पानी ठंडा के मौसम में गर्म पानी करने के लिए, या कोई ऐसा बर्तन है जिससे पानी गर्म किया जाता है, परंतु इस्पात लोहे का नहीं, यानी मिश्र धातु का नहीं बना। इसका क्या कारण है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का इस्तेमाल होता है लेकिन इस्पात का नहीं, क्योंकि तांबा पानी के साथ किसी भी स्थिति में अभिक्रिया नहीं करता। यहाँ अंग्रेजी लिखा गया है रिएक्शन, अभिक्रिया नहीं करता है। वही लोहे यानी स्टील से बने टैंक में भाप के साथ रिएक्शन होकर यानी अभिक्रिया होकर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसे स्टील संक्षारित हो जाता है और इस अनुप्रयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ, दोनों पढ़ने से ये पता चला कि जैसे कि गर्म जल का जो टैंक होता है ना, वह तांबा का बनाया जाता है, अंदर से तांबा का, ताकि उसमें अभिक्रिया नहीं करे। ठीक है, और जब उसमें मिश्र धातु का जब बन जाएगा, जैसे कि लोहा हुआ, तो उसे अभिक्रिया करके वो क्या हो जाएगा, उसका स्टील खराब हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 11 है क्या, 11 है, कारण बताएं। प्लैटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो प्लैटिनम, सोना और चांदी का इस्तेमाल आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये धातु कम प्रतिक्रियाशील होती है और इनकी चमक बरकरार रहती है। कहने का मतलब ये जो धातु है ना, वह जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे कि हम लोग चांदी पहनते हैं तो पानी से हमेशा धोते हैं, सोना पहनते हैं तो पानी से धोते हैं। ठीक है, तो जैसे कि प्लैटिनम है, जहाज में इसका उपयोग होता है, पानी गिरता है, ओस गिरता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये क्या होते हैं, कम प्रतिक्रियाशील होता है, बहुत दिन के बाद खराब होता है, इसलिए लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है क्या कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। वो तो हम पहले बता दिए सोडियम वाला सवाल में। यानी ये इतना ना अति क्रियाशील धातु है जो वायुमंडल में निकालेंगे और इसकी आर्द्रता से वो क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है, इसलिए बचाने के लिए तेल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3 है क्या, एल्युमिनियम अत्यंत अविरक्षील धातु है, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं ना, जो खाना बनाते हैं जिसमें चावल बनाते हैं हम लोग, तो वो एल्युमिनियम का बना होता है, जिसको हम लोग टोकना कहते हैं। ठीक है, तो वो बर्तन में हम लोग बनाते हैं चावल, वह अभिक्रियाशील, वह गलता है और चावल में मिल जाता है। फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए क्यों किया जाता है, क्यों हम लोग उसी का उपयोग करते हैं? वो हानिकारक होता है। एल्युमिनियम का जो बर्तन होता है ना, गर्म करने के बाद पिघलता है, वो खराबी करता है हम लोग को, लेकिन हम लोग फिर भी उसका उपयोग क्यों करते हैं? तो उसका आंसर देखिए, एल्युमिनियम एक अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है, जानते हैं, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन बनाने में किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम एक अच्छा तापीय चालक है।
एल्युमिनियम तुरंत गर्म हो जाता है। इसका गलनांक 933.47 यानी 47 केल्विन है, जिससे यह उच्च तापमान का सामना कर सकता है। यह अन्य धातुओं की तुलना में सस्ता है। यह सस्ता भी है और कितनों इसको गर्म करेंगे तो वह तापमान को सह सकता है। कौन? एल्युमिनियम। इसलिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब लगता है इसका आखिरी प्रश्न है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा इसका। ठीक है, ऐसी उदाहरण दीजिए कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो एक हम लोग जानते हैं पारा, सबको मालूम है। उसमें हम दो लगा दिए हैं, एक गैलियम लगा दिए हैं, एक ब्रोमीन लगा दिए हैं। यानी गैलियम ब्रोमीन है क्या कि कमरे के ताप पर थोड़ा सा बढ़ा ताप बस वो पिघल जाएगा, लेकिन ये पारा तो हमेशा होता है। तो ये पारा, गैलियम और ब्रोमीन दोनों होता है। एक और था तो उसको हम छोड़ दिए। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, आप लोग जानते होंगे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। यहाँ पर लिख दिए हैं सीजियम, रुबिडियम, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। इसको चाकू से हम काट सकते हैं। ठीक है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी होती है। उष्मा की कुचालक तो हम कुछ भी लिख सकते हैं जिससे विद्युत धारा नहीं जा सकती है। लकड़ी हुआ, प्लास्टिक हुआ, रबर हुआ, ऊन हुआ, कांच हुआ, वायु और रुई और एवोनाइट हुआ। तो छात्रों लेसन 3 से धातु से हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए थे। आप इसको बार बार लिख करके तैयार कीजिएगा और आप लिखने का तरीका कम से कम सीखिएगा, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है जब कॉपी चेक करता है तो वो ये देखता है कि बच्चे लिखा है किस तरीक़ा से। एक तो पहले साफ साफ लिखना है ताकि वो चेक करने वाला चेक कर ले। उसके बाद क्वेश्चन और आंसर लिखने का तरीका होना चाहिए, दूसरी बात। और तीसरी बात है, जब आपको आंसर न याद हो तो उसको अच्छे ढंग से लिख देना। ठीक है, तो आपको अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छा लगा वीडियो तो आप सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, यदि सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, तो आप लोग को हम फ्री में रात में ऑनलाइन क्लास पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और जो भी प्रश्न हम भेजेंगे ग्रुप में या इस पर जो भी प्रश्न दिया गया उसको ईमानदारी से अच्छे ढंग से पढ़िए। ठीक है, तो इस लेसन के लिए इतना ही। अब अगला लेसन दिया जाएगा जो है कार्बन और उसके यौगिक, जो वही बहुत इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बनाएंगे। बस आप लोग टारगेट लेके चलिए कि हमको इतना प्रश्न याद करनी है और इतने में से पूछेगा। देखिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन है, मन हमेशा बेचैन रहता है, किसको याद करें, इसको याद करें, किसको याद करें, क्या करें क्या नहीं करें। इसलिए हम जो प्रश्न दिए हैं बस उसको ईमानदारी पूर्वक याद कीजिए, बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। ठीक है।